हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सुपर कंडक्टिविटी की बेसिस डिस्कस करेंगे। सुपर कंडक्टर्स कंडक्टर से डिफरेंट होते हैं। कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁵ ओम मीटर के आसपास की होती है और उससे कम होती है, लेकिन ये जीरो नहीं होती है कभी भी। बट जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो जीरो होती है। आइए देखते हैं सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी घटना होती है जिसमें जब किसी मटेरियल को कूल किया जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे जाने पे उस मटेरियल का रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के लिए जीरो हो जाता है। मतलब उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बिना किसी रुकावट के फ्लो कर सकती है, बिना किसी पावर लॉस के फ्लो कर सकती है। इस घटना को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं और यह घटना एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सुपर कंडक्टिविटी की जो घटना होती है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे होती है। अब ऐसे मटेरियल्स जो सुपर कंडक्टिविटी को एक्सिबिट करते हैं बिलो ए पार्टिकुलर टेम्परेचर उन्हें हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। इस तरह से सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे तो कंडक्टर्स की बात करें तो जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब कंडक्टर्स होते हैं। जब इन्हें हम कूल करते हैं तो उनकी भी रेजिस्टेंस जो है विद टेम्परेचर डिक्रीज होती है। लेकिन जब एज नॉर्मल मेटल को जब कूल किया जाता है तो उनका टेम्परेचर के साथ उनका रेजिस्टेंस तो डिक्रीज होता है, लेकिन इवन एट एब्सोल्यूट जीरो पे भी उनके अंदर कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस बना रहता है। इसके विपरीत जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको जब कूल किया जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, यहाँ पे आने के बाद उनका रेजिस्टेंस सडनली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब जीरो रेजिस्टिविटी की घटना को शो करता है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर टीसी पे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडक्टर जो होते हैं उनका एब्सोल्यूट जीरो पे भी फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंचने के बाद उनके अंदर की रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है। अब बहुत सारे सुपर कंडक्टर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे एल्युमिनियम को जब 1.2 केल्विन तक कूल किया जाता है, 1.2 केल्विन के नीचे तक कूल किया जाता है तो सुपर कंडक्टिविटी के स्टेट में चला जाता है। ऐसे मरकरी के लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन होता है, लेड के लिए 7.2 केल्विन होता है, इंडियम के लिए 3.4 केल्विन होता है और टिन के लिए 7.2 केल्विन होता है। सुपर कंडक्टिविटी की खोज का श्रेय कैमरलिन-ओन्स को दिया जाता है। कैमरलिन-ओन्स एक डच फिजिसिस्ट थे। कैमरलिन-ओन्स ने ही हीलियम को लिक्विफाई करने में सफलता प्राप्त की थी। सुपर कंडक्टिविटी की खोज उन्होंने 1911 में की और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया। एक्चुअल में कैमरलिन-ओन्स जब नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ लीडेन में थे तो उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट था कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है विद टेम्परेचर। इस फिनोमेना को स्टडी करने के लिए उन्होंने मरकरी को चूज किया। जब उन्होंने मरकरी को कूल करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन जैसे मरकरी का टेम्परेचर जब 4.2 केल्विन से नीचे किया तो उन्होंने देखा कि उसकी रेजिस्टिविटी सीधे जीरो हो जाती है। मतलब मरकरी एक ऐसे स्टेट में पहुंच चुका था जिसमें करंट जो है बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो कर सकती है। इस फिनोमिना को कैमरलिन-ओन्स ने सुपर कंडक्टिविटी नाम दिया। कोई भी सुपर कंडक्टर्स नॉर्मल कंडक्टर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। किसी भी मटेरियल को सुपर कंडक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि वो दो प्रॉपर्टी शो करे। पहला है आपका जीरो रेजिस्टिविटी और दूसरा है आपका मिजनर इफेक्ट। जीरो रेजिस्टिविटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जीरो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि जब किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं उसके नीचे कूल किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस सडनली जीरो हो जाता है। उस फिनोमिना को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, या कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में करंट के फ्लो के लिए सुपर कंडक्टर्स कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एक सुपर कंडक्टर एग्जिबिट करता है वो है आपका मिजनर इफेक्ट। मिजनर इफेक्ट में क्या होता है कि जब किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पेनिट्रेट होके जाती हैं। तो ये आपका सुपर कंडक्टर है
और इसके अंदर से आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होके जा रही है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग कूल करते हैं, जब इसका टेम्परेचर एक क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे करते हैं, तो हम लोग देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुरू में इससे अंदर से होके जा रही थी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसके अंदर से होके नहीं जा रही हैं, बल्कि वो एक्सपेल्ड हो जाती हैं और बाहर से होके जाती हैं। तो इस फिनोमिनन को हम लोग मिजनर इफेक्ट बोलते हैं। इस तरह से हम लोग मिजनर इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ए सुपरकंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, the magnetic field lines are expelled out of the superconductor. This phenomena is known as Meissner effect. तो अब क्लियर है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर जीरो हो जाता है। मतलब कार्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे जब हम कूल करते हैं तो सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। इस तरह से H प्लस यम जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं m बाई एच इज इक्वल टू -1 और m बाई एच मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई अप्लाइड फील्ड इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सुपर कंडक्टर्स का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो -1 होती है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सुपर कंडक्टर्स जो होता है वो परफेक्टली क्या होते हैं, डायमैग्नेट होते हैं। एक बात और यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो परफेक्ट कंडक्टर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि मिजनर इफेक्ट को एग्जिबिट करें, क्योंकि परफेक्ट कंडक्टर्स जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो परफेक्ट कंडक्टर्स की जो रजिस्टिविटी होती है वो जीरो होती है। तो ओम्स लॉ से हमें पता है कि E इज इक्वल टू होता है रो, जब रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन वी नो दैट कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। जब E जीरो हो जाएगा तो डेल बी बाई डेल टी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, B टाइम के साथ रिटेन रहना चाहिए। तो सुपर परफेक्ट कंडक्टर से इंडिकेट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से होके पास करेगी, जबकि सुपर कंडक्टर्स में इसके विपरीत होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में उस मटेरियल के अंदर से पास नहीं करती हैं। इस फिनोमेना को, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपेल्ड आउट हो जाती हैं, उसे हम लोग मिजनर इफेक्ट करते हैं। मिजनर इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। मिजनर इफेक्ट का यूज मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन में भी किया जाता है। आइए देखते हैं कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है। और सपोज कर लीजिए कि कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इसको जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सुपर कंडक्टर की बॉडी से पिनेट्रेट होकर जाती है। मतलब सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है। लेकिन अगर इसी सुपर कंडक्टर को अगर हम पार्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे कूल करते हैं, ठीक है, T बिलो TC करते हैं, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे होकर पास करती थी, वो क्या होता है कि जैसे ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंचता है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे होकर पास नहीं करती हैं। ऐसा हमने फ्लक्स मिजनर इफेक्ट में हमने देखा है। मिजनर इफेक्ट में क्या होता है, मिजनर इफेक्ट में यही होता है कि अगर किसी सुपर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको जब हम कूल करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, वो सुपर कंडक्टर से एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सुपर कंडक्टर की बॉडी से पास नहीं करती हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बॉडी से होके अगेन पिनिट्रेट करना शुरू कर देती हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से हम एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी सुपर कंडक्टर तभी तक सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहता है जब तक कि उस पर एक मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना कर दिया जाए। मतलब एक परमिसिबल लिमिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जहाँ तक कोई सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रह सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि कोई सुपर कंडक्टर है, उसको आपने T=0 केल्विन तक कूल किया हुआ है। ऐसे में आपको जो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए, वो चाहिए H0। जैसे यहाँ ग्राफ में हमने दिखाया है, यहाँ टेम्परेचर वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड को हमने प्लॉट किया है कि अगर किसी सुपर कंडक्टर को T=0 केल्विन पे हम कूल करते हैं, तो हमें जो एक्सपेरिमेंटली मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो चाहिए आपको H0। लेकिन अगर यही सुपर कंडक्टर्स को आप उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर पे रखते हैं T=Tc, तो हम थोड़ा भी अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका सुपर कंडक्टिंग स्टेट वैनिश हो जाता है। अब इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब इस कर्व के नीचे का जो रीजन होता है वो बताता है कि वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, कर्व से ऊपर का जो एरिया है वो बताता है कि वो नॉर्मल स्टेट में है। अब हम देखते हैं कि कोई भी सुपर कंडक्टर एक पार्टिकुलर Hc और T के लिए वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में
रहता है। ठीक है, मतलब इसके बीच में जो भी पॉइंट्स हैं उनका H और T का जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसमें वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा और बियॉन्ड दिस वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्योंकि हम स्कोर पे इस पॉइंट पे है तो हमें क्या होता है कि इस समय पर हमें मिनिमम, मतलब अगर किसी सुपर कंडक्टर को हमने कूल किया है और उसका टेम्परेचर कितना है T है, ठीक है, तो हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए उसको कूल करने के लिए वो चाहिए Hc। ठीक है, मान लीजिए Hc है। तो जो इसमें एक डिपेंडेंस आता है, जो इंपेरिकल रिलेशन आता है वो कुछ इस तरह का होता है, एस सी इजकल टू एच जीरो वन माइनस टी बाई टी सी का होल स्क्वायर, मतलब एक तरह का पैराबोलिक डिपेंडेंस होता है। यहाँ एच जीरो क्या है, एच जीरो जैसे हमने बताया, एच जीरो जो है आपका मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रिक्वायर्ड है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट को वैनिश कर सके एट टी इजकल टू जीरो केल्विन पे। अगर टी इजकल टू जीरो केल्विन पे हमें कितना मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि उसके सुपर कंडक्टिंग फेज को डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरा टीसी क्या है, टीसी क्या है कि जब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे वो जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है। और टी क्या है कि टी क्या, हमें किसी का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो है, और एस सी है कि उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए जो कि उसके सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से इस इक्वेशन का यूज करके हम मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें चाहिए कि उसी सुपर कंडक्टिंग वेव्स को सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सके। या ये कह सकते हैं कि कितना मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, कितना मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड परमिसेबल होगी किसी सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहने के लिए एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। सुपर कंडक्टिविटी में एक टर्म यूज होता है परसिस्टेंट करंट का। परसिस्टेंट करंट ऐसे करंट को कहते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स का यूज किए किसी सर्किट में का कंटिन्यूअसली फ्लो कर सकती है। ऐसे करंट्स नॉर्मल कंडक्टर्स में फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मल कंडक्टर्स में कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है और उस फाइनाइट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करंट फ्लो कराने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स का यूज करना पड़ता है। इसके विपरीत सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो जीरो रेजिस्टिविटी होती है उसके अंदर। जीरो रेजिस्टिविटी होने के वजह से उसके अंदर जो करंट फ्लो करती है बिना किसी पावर लॉस के करती है। इस तरह से सुपर कंडक्टर्स के अंदर एक बार कोई करंट सेट हो जाता है तो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है। तो ऐसे करंट्स को हम लोग परसिस्टेंट करंट कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो अपने अंदर करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी पावर लॉस के। ऐसे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुपर कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो किसी बहुत ही लार्ज अमाउंट की हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुपर कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकती है उसकी एक लिमिट होती है। इस करंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल करंट। क्रिटिकल करंट वो मैक्सिमम करंट होता है जो किसी सुपर के कंडक्टर के अंदर अंदर बिना उसके सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिस्ट्रॉय किए फ्लो कर सकती है। आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि क्रिटिकल करंट कितना हो सकती है। तो मान लीजिए कोई हमारा सुपर कंडक्टर है, लार्ज सुपर कंडक्टर है, लॉन्ग सुपर कंडक्टर है और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। जब ये करंट फ्लो होती है तो बाई एम्पियर्स लॉ हम लोग उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके सरफेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है ये इक्वेशन एम्पियर्स लॉ। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आया आई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एच। अब जो मैग्नेटिक फील्ड एच होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई। अब हम देख रहे हैं कि अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट फ्लो होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन हमको ये भी पता है कि अगर किसी सुपर कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड का की अमाउंट एक पार्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो उसका सुपर कंडक्टिंग स्टेट वैनिश हो जाता है। इस तरह से इसमें जो भी करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम होना चाहिए। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम होने के लिए एक करंट भी की एक लिमिट हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल करंट। मैक्सिमम करंट होती है जो कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचती है। अगर इससे ज़्यादा करंट लेते हैं तो क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस एच की वैल्यू से एक्सीड कर जाता है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट वैनिश हो जाता है। इस आईसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल करंट। ओके, अगर सपोज कर लीजिए ये तो इंटरनल करंट था, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल में अप्लाई नहीं किया। अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्रिटिकल करंट की अमाउंट डिक्रीज कर जाएगी और उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एस सी माइनस एच एक्सटर्नल। तो इन दो इक्वेशंस का यूज करके हम लोग क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रिटिकल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरो रेजिस्टिविटी मिजनर इफेक्ट के अलावा सुपर कंडक्टर्स एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। ऐसा पाया गया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के आइसोटोपिक मास के साथ वेरी करते हैं।
आइसोटोपिक मास के साथ क्रिटिकल टेम्परेचर का वेरिएशन ही आइसोटोप इफेक्ट कहलाता है। अगर यम किसी का आइसोटोपिक मास हो और टीसी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हो तो यूजुअली उनके बीच में जो रिलेशन होल्ड करता है वो होता है टीसी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई यम अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है, आइसोटोपिक वेरिएशन कॉफिशिएंट है। मरकरी के लिए आइसोटोपिक वेरिएशन कॉफिशिएंट अल्फा जो होती है उसकी वैल्यू होती है 0.5, जबकि जिंक के लिए अल्फा की वैल्यू होती है 0.3। अगर हम बात करें मरकरी का तो ये रिलेशन हमारा आता है टी सी इज इक्वल टू 1 इज कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ यम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ये आइसोटोपिक मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट के इस आइसोटोपिक मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल एच जी का एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 199.5 AMU और दूसरा आइसोटोप होता है 203.34 AMU एटॉमिक मास का। जब इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि एच जो लाइटर वाला है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.18 केल्विन होता है और दूसरा जो एच 203.34 AMU का है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.4 केल्विन। इस तरह से देखा गया कि आइसोटोपिक मास अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग आइसोटोप इफेक्ट बोलते हैं। अगर हम लोग प्लॉट करें लॉग टीसी वर्सेस लॉग यम तो कुछ इस तरह का वेरिएशन आता है। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सुपरकंडक्टर्स के बिहेवियर के बेसिस पे सुपरकंडक्टर्स को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका टाइप 1 सुपरकंडक्टर, दूसरा होता है आपका टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स। टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स को हम लोग सॉफ्ट सुपरकंडक्टर बोलते हैं, टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स को हम लोग हार्ड सुपरकंडक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुपरकंडक्टिंग स्टेट में होने के लिए ये जरूरी है कि सुपरकंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने भीतर से पास होने ना दें। इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर जीरो होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसीलिए तो सुपर कंडक्टर्स को हम लोग परफेक्टली डायमैग्नेटिक बोलते हैं ना, m/s इक्वल टू -1। तो सुपर कंडक्टर से अंदर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस पास नहीं करनी चाहिए, एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है सुपर कंडक्टिविटी स्टेट एग्जिबिट करने के लिए। तो होता क्या है कि जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसमें जैसे जैसे हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो उनका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचती है, एससी तक पहुंचती है, उनका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच कर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फर्दर हम इंक्रीज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कि उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सडनली ड्रॉप्स टू जीरो हो जाता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एससी से एक्सीड करने पे जीरो हो जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस उसके अंदर से सुपरकंडक्टर के अंदर से पास करना शुरू कर देती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एबव क्रिटिकल फील्ड देयर इज सडन ट्रांजिशन ऑफ सुपरकंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। क्लियर है। टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं कि एक सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके बिलो कोई सुपरकंडक्टर सुपरकंडक्टिंग स्टेट में रहता है और उसके ऊपर वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह का ट्रेंड जिसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे सडनली ड्रॉप्स टू जीरो हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 सुपरकंडक्टर। ठीक। तो इस तरह का ट्रेंड किसमें पाया जाता है, टाइप 1 सुपरकंडक्टर में। टाइप 2 सुपरकंडक्टर टाइप 1 सुपरकंडक्टर से डिफरेंट होते हैं। टाइप 2 सुपरकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक। तो जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज करती है। इस तरह से क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसके अंदर जीरो रहती है। लेकिन एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एस1 पे रीच करने पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटाइजेशन उसकी डिक्रीज करने लगती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार्शली जो है उस सुपरकंडक्टर से पास करना शुरू कर देती हैं। लेकिन फर्दर जब हम SC2 तक पहुंचते हैं, फर्दर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं और SC2 तक पहुंचते हैं मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 2 पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे जीरो हो जाता है। लेकिन सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसके अंदर से पास होना शुरू कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पे दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं। पहला क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डिक्रीज करना शुरू करता है। मतलब
इस स्टेट में SC1 और SC2 के बीच का जो स्टेट होता है उसको हम लोग वोर्टेक्स स्टेट बोलते हैं, या इसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट में भी बोल सकते हैं। तो इस जो वोर्टेक्स स्टेट होता है इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार्शियली जो है पेनिट्रेट करती हैं सुपर कंडक्टिंग मीडियम को, लेकिन जब आप क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 2 से एक्सीड करते हैं तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास होना शुरू कर देती हैं। इस तरह का जो ट्रेंड जिस सुपर कंडक्टर में पाया जाता है उसको हम लोग टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स होते हैं। इन कंक्लूजन हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिसमें सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके नीचे वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, उसे हम लोग टाइप 1 सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स ऐसे सुपर कंडक्टर्स होता है जिसमें दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 1 और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 2 के बीच में फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स पार्शियली पेनिट्रेट करती है। यहाँ पर हमने टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज को टेबलेट किया है। तो इधर टाइप 1 सुपर कंडक्टर है, इधर टाइप 2। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टी है वो है कि वो कंप्लीट मिजनर इफेक्ट को शो करता है, और दूसरा जो होता है टाइप 2 सुपर कंडक्टर ये पार्शियल मिजनर इफेक्ट को शो करते हैं। जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होता है परफेक्टली डायमैग्नेटिक होता है, जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स होता है परफेक्टली डायमैग्नेटिक नहीं होते हैं। टाइप 1 सुपर कंडक्टर को हम लोग सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं, टाइप 2 सुपर कंडक्टर को हम लोग हार्ड सुपर कंडक्टर बोलते हैं। जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर होता है उसमें क्या है, सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, जबकि जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर होता है उसमें दो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 1 और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 2। और जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होता है ये मटेरियल्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टेंस से नॉर्मल स्टेट में एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे शॉर्ट ट्रांजिशन होता है, जबकि जो टाइप 2 मटेरियल्स जो होते हैं ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है इनका फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट के बीच में। जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होता है उसमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, जबकि टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स में जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर होता है वो 50 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स क्योंकि इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, तो उसका एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड है, जबकि टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स का यूज हम लोग करते हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में। और एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे प्योर मेटल्स लेड मर्करी टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं MbSn, Mb, FeI, etc। आइए बात करते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स मेनली सेरेमिक कंपाउंड्स होते हैं। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स ऐसे सुपर कंडक्टर्स होते हैं जो लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा के टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो परंपरागत सुपर कंडक्टर्स हैं जैसे कि मरकरी, उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन। अतः मरकरी में अगर हमें सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को देखना है तो उसे हमें 4.2 केल्विन के टेम्परेचर तक ले जाना होता है। अतः हमें मरकरी को लिक्विड हीलियम में कूल करना पड़ता है, लेकिन लिक्विड हीलियम जो होता है वो बहुत ही मतलब हीलियम की ही बात करें तो हीलियम को हैंडल करना काफ़ी टफ होता है, और हीलियम जो इजिली अवेलेबल भी नहीं होता है हर जगह। तो जो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल नहीं होते हैं। इसके विपरीत हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में कूल किए जाते हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हर जगह उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और नाइट्रोजन का प्लांट हम हर जगह लगा सकते हैं। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम नाइट्रोजन को कूल भी कर सकते हैं। अब कुछ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स जो डिस्कवर किए गए हैं उसके कुछ एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा फेमस है आपका YbCO है, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 92 केल्विन। उसके बाद है BsCO, उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 80 से 100 केल्विन के बीच में होता है। और तीसरा है आपका LaFeSO, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 26 केल्विन। ये देखते हैं सुपर कंडक्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। तो मेडिकल फील्ड में सुपर कंडक्टर्स का यूज़ MRI मशीन में किया जाता है। MRI मशीन सुपर कंडक्टर्स को यूज़ करती है ताकि कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके। MRI मशीन का यूज़ हमारे बॉडी के अंदर का हाई रेजोल्यूशन इमेज लेने में किया जाता है। तो MRI मशीन की जो एजेंशियल रिक्वायरमेंट है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड है। तो मोस्ट ऑफ द जो MRI मशीन्स होती हैं उसमें नायोबियम टाइटेनियम सुपर कंडक्टर यूज़ किया जाता है। नायोबियम टाइटेनियम सुपर कंडक्टिविटी शो करता है 9.2 केल्विन पे। अब आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा कि सुपर कंडक्टर्स ही क्यों यूज़ करते हैं MRI मशीन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। MRI मशीन में हम लोग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट क्यों यूज़ करते हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है MRI मशीन में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगी MRI मशीन उतना ही क्लियर इमेज हमारे बॉडी का प्रोड्यूस करता है। इसलिए जो एजेंशियल रिक्वायरमेंट है वो है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और सपोज कीजिए अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं
तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो म्यू जीरो की वैल्यू होती है म्यू जीरो 10⁻4 पाई इंटू 10⁻7, यह लगभग 1000 टर्न्स होते हैं पर मीटर, और आई जो मैक्सिमम घर में यूज़ करते हैं 20 एम्पियर अगर हम मान के चलें, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है 1.2 इंटू 10⁻2 के आर्डर का। अब ये देखिए ये वैल्यू कितनी कम है जो कि एमआरआई मशीन में जितनी हमें रिक्वायर्ड है। अब हमें इस वैल्यू को अगर इंक्रीज करना हो तो हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। एक, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा, अगर हम करंट बढ़ाते हैं, करंट बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो हमारा पावर लॉस इंक्रीज होता है। पावर लॉस इंक्रीज होने से हमारा जो कॉइल्स यूज होते हैं उनकी हीटिंग होती है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग होने पे क्या हो सकता है, ये कॉइल हमारे डैमेज हो सकते हैं। इसलिए एक अपर लिमिट है कि हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बात करें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की, तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में जो कॉइल्स बने होते हैं वो सुपर कंडक्टर्स के बने होते हैं। ठीक, अब इसमें जब क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सुपर कंडक्टर्स में करंट बिना किसी लॉस के, मतलब P इक्वल टू 0 पे करंट फ्लो कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत ज़्यादा करंट इसके अंदर से फ्लो करा सकते हैं और कोई भी लॉस नहीं होती है। मतलब हमारा जो वायर्स यूज हो रहे हैं वो डैमेज नहीं होंगे। इसीलिए जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज किया जाता है हमारा एमआरआई मशीन में। एमआरआई मशीन के अलावा सुपर कंडक्टर्स के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। सुपर कंडक्टर्स का यूज़ हम लोग सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस में करते हैं। सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेंस में बनाने में कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर्स का यूज़ पावर ट्रांसमिशन में किया जा सकता है। सुपर कंडक्टर्स का यूज़ पार्टिकल एक्सीलेटर में किया जाता है और सुपर कंडक्टर का यूज़ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट सिस्टम में भी किया जाता है। फ्यूजन रिएक्टर्स में मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट सिस्टम बनाने के लिए सुपर कंडक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि सुपर कंडक्टर्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एट लास्ट इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जीरो रेजिस्टिविटी और परफेक्ट डायग्मेटिज्म दो इंडिपेंडेंट और अनिवार्य प्रॉपर्टी होती हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए। और सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, टेम्परेचर, आइसोटोपिक मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।